अगर कोई व्यक्ति एक ऐसा सरकारी खत खोले जो जो पूरे 60 दिन की देरी से आया हो और उसमें मांगी गई आधी जानकारी तो सिरे से गायब हो, और सबसे बड़ी बात, भेजने वाले अधिकारी ने उस पर अपना नाम तक न लिखा हो, तो मतलब ये कैसी स्थिति होगी? देखिए, ये कोई काल्पनिक कहानी तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सिस्टम की असलियत है जिसका सामना लोग रोज करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और आज हम इसी असलियत पर बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से ठीक ऐसा ही एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा परेशान करने वाला दस्तावेज सामने आया है। हाँ, और ये महज एक एप्लीकेशन नहीं है। ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के तहत एक द्वितीय अपील का पूरा मामला है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास जो ये दस्तावेज है, वो असल में एक आम नागरिक शैलेंद्र कुमार सिंह और पूरे सरकारी तंत्र के बीच की लड़ाई की कहानी है। हमारा मिशन आज यही है कि इस अपील में छुपी उन बातों को डिकोड किया जाए जो दिखाती हैं कि कैसे नौकरशाही जवाबदेही से बचने की कोशिश करती है। और कैसे कानून उसका सामना करता है, ये भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। अधूरी जानकारी, धोखाधड़ी के आरोप और एक आम आदमी की लंबी जद्दोजहद। हाँ, तो सबसे पहले बुनियादी तथ्यों से शुरुआत करते हैं। इस पूरे केस के सेंटर में है आजमगढ़ के शैलेंद्र कुमार सिंह जी। इन्होंने 27 फरवरी 2006 को एक आरटीआई आवेदन दाखिल किया था। और विपक्षी कौन है इसमें? विपक्षी के तौर पर इसमें लोक सूचना अधिकारी यानी पीआईओ, तहसीलदार विवेकानंद दुबे और शिव प्रकाश सरोज का नाम है। इसके अलावा प्रथम अपीलीय अधिकारी यानी एफएए के रूप में उप जिलाधिकारी एसडीएम नरेंद्र कुमार गंगवार और नोडल अधिकारी संजय चावला शामिल हैं। यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है इस पूरे मामले की टाइमलाइन। मतलब ये टाइमलाइन अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। बिल्कुल, टाइमलाइन तो वाकई हैरान करने वाली है। देखिए, मूल आवेदन गया 27 फरवरी 2026 को। जब कोई जवाब नहीं आया तो शैलेंद्र जी ने प्रथम अपील की 4 अप्रैल और फिर 27 अप्रैल 2026 को, और पीआईओ का जवाब आता भी है तो पूरे 60 दिन की देरी के बाद। 60 दिन मतलब पूरे 2 महीने? हाँ, पूरे 2 महीने। 27 अप्रैल 2026 को जवाब मिला, और वो भी पूरी तरह से अधूरा। लेकिन इस अपील का जो सबसे मुख्य आधार है वो सिर्फ देरी नहीं है। तो और क्या है मुख्य आधार? वो है पीआईओ द्वारा अपने आधिकारिक पत्राचार में अपनी पहचान, अपना नाम पूरी तरह से छिपा लेना। अच्छा, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आम लिपिकीय त्रुटि या कहें कि क्लरिकल मिस्टेक नहीं लगती। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी तो उठता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अधिकारी सच में काम के बोझ तले दबा हो? मेरा मतलब है, हर चीज को साजिश क्यों माना जाए? सरकारी दफ्तरों में अक्सर फाइलों का अंबार होता है, तो क्या नाम न लिखना महज एक भूल नहीं हो सकती? देखिए, काम का बोझ देरी का एक कारण हो सकता है, मैं मानता हूँ। लेकिन आधिकारिक पत्राचार से अपना नाम और पदनाम ही गायब कर देना, ये किसी भी सूरत में भूल नहीं मानी जा सकती। ये उस पारदर्शिता के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ है जिसके लिए आरटीआई कानून बना था। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये जानबूझकर किया गया है? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि जब कोई नागरिक सूचना मांगता है तो उसे ये जानने का पूरा कानूनी हक है कि कौन सा अधिकारी उसे जानकारी दे रहा है या कौन उसे जानकारी देने से मना कर रहा है। बिना नाम के आप जवाबदेही किस पर तय करेंगे? हाँ, ये तो है। गुमनाम रहना असल में उस पूरी व्यवस्था को ही पंगु बना देता है। ये तो वैसा ही हुआ कि कोई व्यक्ति किसी ऑनलाइन स्टोर से एक महंगा सामान ऑर्डर करे, डिलीवरी 2 महीने लेट आए, और जब वो व्यक्ति बॉक्स खोले तो पता चले कि उसमें से आधा सामान तो गायब है। हाँ, और भेजने वाले का अता पता ना हो। बिल्कुल। जब वो शिकायत करने के लिए बॉक्स पर भेजने वाले का नाम या पता ढूंढे तो वहां सिर्फ एक खाली स्टिकर चिपका हो। ऐसी स्थिति में वो ग्राहक किसकी शिकायत करेगा? ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। आरटीआई कानून के तहत अधिकारी की पहचान ही वो धागा है जिससे जवाबदेही बंदी होती है। अगर धागा ही गायब कर दिया जाए तो नागरिक किस पर पेनल्टी लगाने की मांग करेगा? ये नाम छिपाने की जो प्रवृत्ति है, ये सिस्टम के लिए एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करती है। यहाँ कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। अब तक हमने देरी और नाम छिपाने की बात की, लेकिन इस दस्तावेज में अधूरी सूचना के पीछे एक ऐसा कानूनी टकराव है जो इस केस को तकनीकी रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। सही कहा।
दस्तावेजों से जिस तरह से इनकार किया गया है उसके तरीके को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। दस्तावेज में साफ लिखा है कि एसडीएम के रीडर अरुण कुमार सिंह ने प्रमाणित प्रतियां देने से सिर्फ यह कहकर मना कर दिया कि इसके लिए अलग से आवेदन करें। अलग से आवेदन आरटीआई के होते हुए? हाँ, और इसके अलावा गलत बयानी का भी स्पष्ट आरोप है। पीआईओ ने अपने लिखित जवाब में दावा किया कि पोर्टल के आदेश संलग्न हैं, मतलब अटैच्ड हैं, जबकि असलियत में पत्र के साथ कुछ था ही नहीं। अरे बाप रे। और तो और जब शैलेंद्र जी ने फोन पर तहसीलदार विवेकानंद जी से बात की तो उन्होंने मुंह जबानी वादा किया कि वे जानकारी दे देंगे, लेकिन दस्तावेज बताता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कोई सरकारी विभाग अपने खुद के अंदरूनी नियमों का हवाला देकर आरटीआई जैसे पावरफुल कानून को दरकिनार कर सकता है? इस सवाल का जवाब बहुत सीधा है और वो आरटीआई अधिनियम की धारा 22 में छिपा है। धारा 22 इस कानून को ओवरराइडिंग इफेक्ट देती है। ओवरराइडिंग इफेक्ट मतलब सर्वोपरि प्रभाव। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आरटीआई कानून किसी भी अन्य कानून, विभाग के पुराने नियमों या किसी कोर्ट मैनुअल के प्रावधानों से ऊपर है। यानी अगर किसी विभाग का अपना कोई पुराना नियम है कि भाई इस खास दस्तावेज के लिए एक नीले रंग का फॉर्म भरना होगा, तो आरटीआई आने के बाद वो नियम शून्य हो जाता है। 100% शून्य हो जाता है। अगर कोई सूचना आरटीआई के दायरे में आती है तो वो आपको देनी ही होगी। जब एसडीएम के रीडर ये कहते हैं कि अलग से आवेदन करें, तो वो कानूनी रूप से धारा 22 के तहत पूरी तरह से अवैध मांग कर रहे हैं। अच्छा, तो ये गैरकानूनी है? हाँ, इसे तकनीकी रूप से समझना हो तो आरटीआई की धारा 7 साफ कहती है कि सूचना मांगने की प्रक्रिया आम नागरिक के लिए सरल होनी चाहिए। ऐसे में सिस्टम के पुराने नियमों का हवाला देकर बार बार अलग से फॉर्म भरवाना असल में नागरिक को थकाने की एक रणनीति होती है। और ये रणनीति अक्सर काम भी कर जाती है, क्योंकि आम आदमी आखिर कितनी बार दफ्तर के चक्कर काटेगा। लेकिन कानून में इसका भी तो कोई उपाय होगा ही। बिल्कुल उपाय है। आरटीआई की धारा 7-8 साफ कहती है कि अगर कोई पीआईओ सूचना देने से मना कर रहा है तो उसे अस्वीकृति का स्पष्ट लिखित और कानूनी कारण बताना होगा। मतलब सिर्फ मुंह से बोल देना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। साथ ही ये भी बताना होगा कि उस अस्वीकृति के खिलाफ कहाँ अपील की जा सकती है। इस मामले में बिना किसी ठोस कानूनी आधार के सिर्फ ये कह देना कि अलग से आवेदन लाओ एक बहुत बड़ी प्रशासनिक खामी है। ये कानून की सीधी अवहेलना है। तो ये ऐसा लगता है कि सिस्टम ने नियम तो बहुत सख्त बनाए हैं, लेकिन जब खुद पर बात आती है तो उन्हीं नियमों की अनदेखी बड़ी आसानी से कर दी जाती है। सही कहा। और अब इस दस्तावेज से जो तथ्य सामने आने वाले हैं वो इस पूरी चर्चा को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। बात अब सिर्फ जानकारी न देने या फॉर्म खेलने की नहीं रह गई है। दस्तावेज के जो आरोप है वो बताते हैं कि मामला अपराधियों को बचाने तक पहुंच गया है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये इस अपील का सबसे संवेदनशील और गंभीर हिस्सा है। यहीं पर एक प्रशासनिक लापरवाही एक आपराधिक कृत्य की शक्ल लेने लगती है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। दस्तावेज के मुताबिक शैलेंद्र जी के कुछ पुराने मुकदमे थे जिनके नंबर T2013 1561 744 और T2013 1561 3361 दर्ज हैं। इन मुकदमों में कुछ धोखाधड़ी या फौजरी के आरोप थे। अच्छा, फौजरी का मामला था। हाँ, और शैलेंद्र जी ने आरटीआई के जरिए उस धोखाधड़ी की जांच करने वाले अधिकारियों के नाम और पद की जानकारी मांगी थी। उनका सीधा आरोप ये है कि इन नामों को जानबूझकर छिपाया गया। इस आरोप की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है हमारे सुनने वालों के लिए। ये सिर्फ एक कागज ना देने का छोटा मोटा मामला नहीं है। ये तो कुछ उस स्थिति जैसा हो गया जहां मान लीजिए किसी फुटबॉल के मैदान में रेफरी ही खुद फाउल कर रहा हो। हाँ, बिल्कुल। और जब आप उस फाउल की शिकायत मैनेजमेंट से करें तो मैनेजमेंट रेफरी पर एक्शन लेने के बजाय चुपचाप रजिस्टर से रेफरी का नाम ही मिटा दे, ताकि कोई ये साबित ही ना कर सके कि उस दिन मैदान में कौन था और गलती किसकी थी। ये उपमा तो एकदम सटीक बैठती है यहाँ। अगर इस पूरी स्थिति को हम कानूनी नजरिए से देखें तो ये भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की कई गंभीर धाराओं को एक्टिवेट कर देता है। बीएनएस की धाराएं? हाँ, देखिए, प्रशासनिक खामी और आपराधिक साजिश के बीच की रेखा बहुत पतली होती है और इस दस्तावेज के आरोप उसी रेखा को पार करने की बात कर रहे हैं। दस्तावेज में वाकई कई धाराओं का जिक्र है। मैं चाहूंगी कि इन्हें हम थोड़ा सरल भाषा में समझें। जैसे इसमें बीएनएस 198 और 199 का जिक्र किया गया है। अगर हम भारी कानूनी शब्दावली से हटकर बात करें तो मेरी समझ से ये धाराएं ये कहती हैं कि जब कोई लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट
किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से गलत रिकॉर्ड बनाता है या कानून की अवज्ञा करता है तो वो इन धाराओं के दायरे में आता है। क्या मैं सही कह रही हूँ? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इन धाराओं का मूल सार ही यही है। जब कोई अधिकारी ये जानते हुए भी कि उसे सही जानकारी देनी है, वो गलत जानकारी दस्तावेजों में दर्ज करता है, तो वह एक अपराध कर रहा है। और इसी के साथ BNS 222 और 223 जैसी धाराएं भी इसमें जुड़ती हैं, है ना, जो सरकारी ड्यूटी ठीक से ना करने और कानूनी आदेशों को ना मानने से जुड़ी हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब में जो सबसे गंभीर आरोप इस दस्तावेज में उभर कर आता है, वो है BNS 249 का। अच्छा, BNS 249 क्या कहता है? अगर इसे डिकोड किया जाए तो BNS 249 तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी अपराध करने वाले व्यक्ति को सजा से बचाने के लिए सबूत छिपाता है या गलत जानकारी देता है। ओहो, मतलब अपराधियों को कवर देना। सही कहा। अपीलार्थी का सीधा आरोप है कि धोखाधड़ी करने वाले अधिकारियों को बचाने के लिए ही उनके नाम नहीं बताए जा रहे हैं। मतलब सूचना न देना सिर्फ एक कामचोरी या आलस्य का परिणाम नहीं है, बल्कि ये धोखाधड़ी करने वाले साथी अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई से बचाने की एक सोची समझी रणनीति है। बिल्कुल। इसे अंग्रेजी में क्रिमिनल कवर अप कहा जा सकता है। ये तर्क कानूनी रूप से बहुत मजबूत है। जब कोई व्यवस्था अपने ही लोगों को बचाने के लिए RTI जैसे कानून का गला घोंटने लगे, तो वो BNS 249 के दायरे में आ सकती है। ये तो बहुत ही संगीन बात है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी का अभाव नहीं है, ये न्याय की प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप है। तो इस सब का असली मतलब क्या है? अब तक की चर्चा सुनकर कोई भी ये सोच सकता है कि हम एक व्यक्ति की RTI अपील का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसमें धोखाधड़ी, जानकारी छिपाने और BNS की बड़ी-बड़ी धाराओं की बात हो रही है। ये किसी एक व्यक्ति की पर्सनल लड़ाई लग सकती है। लेकिन ऐसा है नहीं। वही तो इस पूरे दस्तावेज का आम जनता या व्यापक जनहित से क्या लेना देना है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और इसका जवाब उस खास जानकारी में छिपा है जिसकी मांग अपीलार्थी ने की है। ये जानकारी सिर्फ शैलेंद्र जी के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल, क्योंकि दस्तावेज में धारा 34 खारिज दाखिल, जिसे म्यूटेशन भी कहते हैं, उसकी प्रक्रिया का गहराई से जिक्र है। अपीलार्थी असल में ये जानना चाहता है कि खारिज दाखिल के आदेश देते समय असल में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट या कागजात देखे जाते हैं। हाँ, और आदेश देने के बाद इस पूरी प्रक्रिया में कौन-कौन से अधिकारी शामिल होते हैं। सही कहा। कंप्यूटर में एंट्री कैसे की जाती है और कंप्यूटर में चढ़ने के बाद उसे क्रॉस चेक करने का क्या सिस्टम है। ये एक ऐसा बिंदु है जो भारत के हर उस व्यक्ति से जुड़ता है जिसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी है। मैं तो कहूंगी कि भारत में जमीन की खरीदो फरोख्त के बाद ये खारिज दाखिल की जो प्रक्रिया है, वो कितनी जटिल, अपारदर्शी और थका देने वाली हो सकती है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। एक आम किसान महीनों तक तहसीलों की धूल फाकता है। बिल्कुल, सिर्फ ये जानने के लिए कि उसकी जमीन का रिकॉर्ड सरकारी कंप्यूटर में सही से चढ़ाया नहीं। और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है कि सिस्टम के किसी भी प्रक्रिया की यांत्रिकी या मैकेनिक्स का सार्वजनिक होना क्यों जरूरी है। जब तक यह साफ नहीं होगा कि कौन सा दस्तावेज कहाँ जाएगा, कौन सा अधिकारी उस पे साइन करेगा, तो व्यवस्था में एक धुंधलका बना रहेगा। और भ्रष्टाचार हमेशा इसी धुंधलके में पनपता है। इसी अपारदर्शिता को दस्तावेज में संविधान के अनुच्छेद 14 से भी जोड़ा गया है। अनुच्छेद 14 यानी विधि के समक्ष समानता का अधिकार। बिल्कुल, अनुच्छेद 14 समानता की गारंटी देता है। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अगर सरकारी तंत्र मनमाने तरीके से बिना किसी तय और पारदर्शी प्रक्रिया के काम करता है, तो यह समानता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। इसे इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए कि जब म्यूटेशन जैसी रोजमर्रा की प्रक्रिया पारदर्शी होगी, तो इससे केवल आम जनता का फायदा नहीं होगा, इससे उन ईमानदार सरकारी कर्मचारियों को भी सहूलियत होगी जो सिस्टम के भीतर काम कर रहे हैं। क्योंकि तब उनके ऊपर कोई मनमाना दबाव काम नहीं कर पाएगा, है ना? बिल्कुल सही। इस पूरी लंबी और जटिल कानूनी जद्दोजहद के बाद दस्तावेज के अंत में अपीलार्थी ने राज्य सूचना आयोग से जो राहत मांगी है, अब उस पर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। ये दिखाती है कि इस लड़ाई का अंतिम लक्ष्य क्या है। जो राहतें मांगी गई हैं, वे साफ तौर पर दिखाती हैं कि अपीलार्थी सिर्फ अपने कागज लेकर चुप बैठने वाला नहीं है। वो इस तंत्र में एक स्थायी सुधार चाहता है। दस्तावेज के अनुसार मुख्य रूप से 3 मांगें आयोग के सामने रखी गई हैं। पहली मांग ये है कि RTI अधिनियम की धारा 7(6) के तहत चूंकि सूचना टाइम लिमिट के भीतर नहीं दी गई,
इसलिए सभी वांछित सूचनाएं और प्रमाणित प्रतियां तुरंत और पूरी तरह से निशुल्क दी जाएं। ये तो उनका हक है। हाँ, और दूसरी मांग धारा 20(1) से जुड़ी है। इसमें कहा गया है कि 60 दिन की अत्यधिक देरी और भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करने के लिए पीआईओ पर अधिकतम अर्थदंड या पेनाल्टी लगाई जाए। ये दोनों मांगे तो आरटीआई कानून के तहत एक स्टैंडर्ड प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन जो तीसरी मांग है वो सबसे ज्यादा असरदार और व्यवस्था पर सीधा प्रहार करने वाली है। तीसरी मांग में अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि धारा 20(2) के तहत पीआईओ और प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जानबूझकर सूचना छिपाने और अपराधियों को संरक्षण देने के कारण उनके विरुद्ध सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए और उसे उनके सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। बिल्कुल। साथ ही आयोग से यह भी आदेश देने का अनुरोध किया गया है कि भविष्य में अधिकारी अपने हर लेटर में अपना नाम और पद साफ साफ लिखें। देखिए, किसी भी सरकारी अधिकारी के लिए उसके सर्विस रिकॉर्ड में ऐसी प्रतिकूल टिप्पणी का दर्ज होना एक बहुत बड़ा झटका होता है। उसका पूरा करियर दांव पर लग जाता है। ये मांग साबित करती है कि जब कोई नागरिक कानूनी प्रक्रियाओं को गहराई से समझ लेता है तो वो सिस्टम की खामियों को कितनी मजबूती से पकड़ सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो कई स्तरों पर हमें सोचने पर मजबूर करती है। जब वो तंत्र जिसे पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार को रोकने और जवाबदेही तय करने के लिए बनाया गया था, यानी खुद आरटीआई का ढांचा, और उसे लागू करने वाले अधिकारी, जब वही तंत्र जानकारी छिपाने और एक दूसरे को बचाने के लिए ढाल बन जाए, तो एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी पूरी लोकतांत्रिक और प्रशासनिक व्यवस्था की नींव पर चोट करता है। बिल्कुल। और वो सवाल ये है कि क्या सिर्फ संसद में कड़े और अच्छे कानून बना देना ही काफी है, या फिर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें उन कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू करने वालों की नीयत और उनकी कार्यप्रणाली का ऑडिट करने की भी कोई ठोस व्यवस्था चाहिए। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।